हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स को डिस्कस करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि समरूपता क्या होती है, कई सारे एग्जांपल्स भी लिए थे। आपको बताया था मैंने कि दो आकृतियां समरूप होती है जब उनका आकार समान हो, है ना। शेप जो है वो सेम सेम होना चाहिए, लेकिन माप समान हो ना हो ये ज़रूरी नहीं है। उसका जो साइज़ है ना वो समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन सर्वांग सम होने के लिए तो आपको पता है कि आकार और साइज, शेप एंड साइज दोनों ही समान होने चाहिए। समरूपता के और भी कुछ एग्जाम्पल ले हम, जैसे कि आपको पता है कि जयपुर में हवा महल है ना। और उसी के जैसा अगर आप एक और हवा महल बना दे छोटा, तो क्या वो जो आपने हवा महल बनाया है वो और जयपुर का हवा महल दोनों समरूप हो जाएंगे? हाँ, तो बिल्कुल हो जाएंगे समरूप, क्योंकि आपने शेप तो कैसा सेम टू सेम बनाया है। उसका आकार में चाहे वो छोटा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो तो यहाँ पर मैटर नहीं करता। और भी जैसे एग्जाम्पल ले, मैं आपको पूछूं कि आपका एक तो 10 साल की एज में आपका एक फ़ोटो यहाँ पर चित्रित किया गया, ठीक है, और फिर 40 साल की एज में एक फ़ोटो चित्रित किया गया, और ये जो दोनों फ़ोटो है वो सेम साइज़ के हैं। ये पासपोर्ट साइज़ है तो ये भी पासपोर्ट साइज़ है। तो अब बताओ कि ये दोनों जो फ़ोटो है वो समरूप होंगे या नहीं होंगे? तो नहीं होंगे समरूप, क्योंकि इनका साइज सेम होने से क्या होता है, हमें तो क्या चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, 10 साल की एज में और 40 साल की एज में कितना फ़र्क आ जाएगा, आपका शेप ही चेंज हो जाएगा पूरा। तो इसलिए ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं हो सकते। हमने समरूपता को पिछले वीडियो में खूब डिस्कस किया है ना। पर एक और चीज़ देखी थी कि बहुभुजों के समरूप होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। जैसे कि कोई भी बहुभुज है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षष्ठभुज हो सकता है। तो उनके समरूप होने के लिए क्या क्या चाहिए? मैंने आपको बताया था कि एक तो उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि उनकी जो संगत भुजाएं होती है, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, एक ही अनुपात में होनी चाहिए, है ना। तो समानुपाती होनी चाहिए। वहाँ पे मैंने एक चतुर्भुज का एग्जाम्पल लेके बताया था, है ना, क्वाड्रिलेटरल का। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। तो आपको पता है कि त्रिभुज भी क्या है, एक बहुभुज ही है ना। तो त्रिभुज के लिए भी ये नियम तो लागू होगा कि अगर दो त्रिभुजों को समरूप प्रूव करना है तो उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दूसरी चीज, उनकी संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती होनी चाहिए। अब आप ही बता देंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप कब होंगे। देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है ए, ये बी एंड ये सी, ये डी ई एंड एफ। तो हमें क्या चाहिए कि संगत कोण इसके बराबर होने चाहिए। तो ए का संगत कोण कौन सा है, त्रिभुज डी ई एफ में डी है ना, बी का ई और सी का एफ। तो यहाँ पे पहली चीज हमें क्या होनी चाहिए कि एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल डी के। दूसरी चीज, एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल ई के, है ना। संगत कोण बराबर होने चाहिए, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल सी बराबर होना चाहिए एंगल एफ के। ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि इसकी संगत भुजाएं जो है, ए बी की संगत भुजा कौन सी है, त्रिभुज डी ई एफ में डी ई, है ना। तो ए बी अनुपात डी ई बराबर होना चाहिए किसके, सारी भुजाओं का जो अनुपात है ना वो समान होना चाहिए। तो बी सी अनुपात ई एफ बराबर होना चाहिए ए सी अनुपात डी एफ, ये होना चाहिए। तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम उन्हें कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये जो बीच में मैंने लगाया ये जो है वो समरूपता का चिन्ह है ना। आपने देखा था कि सर्वांग समता को हम कैसे लिखते थे, ऐसे बराबर करके उसके ऊपर ऐसा लिखते थे, है ना। तो सर्वांग सम में तो उसका शेप एंड साइज दोनों ही इक्वल होता है, मतलब हूबहू आकृति होती है, वो एक जैसी होती है, इसलिए वहां पर इक्वल का साइन भी लगता है। लेकिन समरूप के अंदर हम सिर्फ इसको लगाते हैं, तो इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब मैं आपको एक खास बात बता रहा हूँ, थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि संगत कोण जो है वो त्रिभुजों में बराबर होने चाहिए, और संगत भुजाएं जो है समानुपाती नहीं भी होना तब भी हम त्रिभुजों को समरूप प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। इससे पहले आपको ये यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, समकोणिक त्रिभुज इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स किसे कहते हैं। तो दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज कैसे कहलाते हैं, समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। क्या ये दोनों त्रिभुज समकोणिक है? बिल्कुल है, क्योंकि इनके संगत कोण जो है वो हमने बराबर लिए हैं।
अब बात करें कि दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो महान गणितज्ञ, एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे थेल्स, उन्होंने हमें एक फैक्ट प्रतिपादित करके दिया कि समान कोणिक जो त्रिभुज होते हैं ना, जिनके अंदर संगत कोण बराबर होते हैं, उन त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा? समान हो जाएगा, सदैव समान रहता है। मतलब हमें सिर्फ इतना देखना है कि अगर उनके संगत कोण ही बराबर हो जाए तो भुजाएं तो अपने आप ही समानुपाती हो जाएगी। तो त्रिभुजों के केस में हमें समरूपता देखने के लिए हमें सिर्फ क्या करना होगा कि उनके संगत कोण बराबर कर देने हैं, तो अपने आप ही उनकी भुजाएं कैसी हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी। क्योंकि आप देखो, ये कोई मैंने त्रिभुज बनाया, तो मैंने अगर ये दो त्रिभुज बनाए और इन दोनों त्रिभुज के कोण सेम लिए, तो ये और ये जो भुजा है वो तो देखो एंगल तो सेम है ना, तो ये इन दोनों भुजाओं का ओरिएंटेशन जो होगा, मतलब ये दोनों भुजाएं ओरिएंटेड इस एंगल के अकॉर्डिंग होगी, है ना। यहाँ पे भी अगर ये कोण मैंने सेम लिया तो ये दोनों भुजाएं भी सेम एंगल के हिसाब से ओरिएंटेड होगी और ये दोनों भुजाएं भी सेम एंगल के हिसाब से ओरिएंटेड होगी। आप अपना यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि अगर एंगल समान है तो भुजाएं तो वैसे ही उनकी बराबर हो जाएगी, है ना, और समान अनुपात में होगी। और समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो समान रहता है, सदैव समान रहता है। इस बात को बोलने के लिए थेल्स ने एक प्रमेय का उपयोग किया और उस प्रमेय को क्या कहा जाता है? उन्हीं की एक प्रमेय है जिसे कहा जाता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस प्रमेय को आजकल हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये प्रमेय दी किसने? थेल्स ने दी है। तो चलिए इस थ्योरम को देखते हैं। ये थ्योरम जो है वो आपके बुक की सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है ना, तो ये तो आपको आनी ही चाहिए। अब देखिए आखिर ये थ्योरम है क्या। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, बट जाती है। तो देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया हुआ है ABC, इसको मैं नाम दे देता हूँ AB और C। ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज यहाँ पे देखिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा मैंने ले ली BC और इसके समांतर मैंने एक रेखा खींच दी DE। ये मैंने रेखा खींच दी और ये जो रेखा है वो AB को D बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये मैंने रेखा खींच दी। अब ये क्या कह रहा है कि तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये जो भुजाएं है, अन्य दो भुजाएं कौन सी है? AB एंड AC, है ना। मैंने BC के समांतर एक DE रेखा खींची, तो अन्य दो भुजाएं कौन सी हो जाएगी? AB एंड AC। तो AB और AC जो है वो समान अनुपात में विभक्त हो जाती है। तो देखो हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिख लेंगे हम कि सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि AB जो है वो AD बाई DB बराबर ये जो है AC AE अपॉन EC। मतलब ये दोनों रेखाएं जो है वो समान अनुपात में विभक्त हो जाएगी, है ना। ये देखो, ये इस रेखा को अगर बांटे, AB को हम दो भागों में विभक्त करें तो AD अपॉन अनुपात DB, है ना। और यहाँ से देखो AC में AE अनुपात EC, तो इन दोनों का अनुपात कैसा आएगा? समान आएगा। तो ये हमें प्रूव करना है। अब हमें देखो कि दिया हुआ क्या है, तो यहाँ पे लिखना है कि त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा DE, देखो BC के समांतर एक रेखा DE, ये DE भुजा AB और AC को क्या कर रही है? भुजा, यहाँ पे लिख लो, भुजा AB व AC को क्रमशः कौन से बिंदुओं पर काट रही है? क्रमशः बिंदुओं D व E पर काटती है ना। ये बात लिख ली हमने। अब देखो यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है? AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमें इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक तो ये वाली साइड चाहिए, ये वाली साइड चाहिए।
तो यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल तो हमें दिख रहा है ADE, है ना, और हमें एक और ट्राइंगल चाहिए। DB को यहाँ से फाइंड करना है तो हमें एक ट्राइंगल की और ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि D को C से मिला देंगे और B को हम E से मिला देंगे। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। तो अब देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल हमारे पास बन गया BDE। और एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे हम कि इस बिंदु E से AB, ये जो AB भुजा है, इस पर एक लंब डालेंगे। तो ये हमने यहाँ से लंब डाल दिया। तो लंब डालेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। और D से हमने डाला लंब किस पर, AC पर, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। तो यहाँ पे लिख दो हमने रचना क्या की, हमने रचना की कि B और E तथा और किस किस को मिलाया, एक तो B और E और D और C को, D और C को मिलाया। ये बात आपको लिखनी है एक तो। फिर हमने क्या किया, फिर हमने E से AB पर और D से AC पर लंब डाला। तो यहाँ पे देखो मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे दिया N और इसको नाम दे दिया M। तो मैंने AB पर N बिंदु पर लंब डाला और AC पर M बिंदु पर लंब डाला। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर E से AB पर लंब कौन सा डाला, E से डाला N पर, तो EN हो जाएगा, ठीक है। एवं D से AC पर लंब डाला, AC पर लंब DM डाला। ये चीज़ की हमने। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, AD/DB बराबर AE/EC। तो AD कहाँ पर है, AD ये इस त्रिभुज में ADE में, और BD जो है वो BDE में। तो इन दोनों को लाने के लिए अगर हम इन दोनों त्रिभुज का एरिया कैलकुलेट करें, इनका क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई कोई ना कोई इसकी भुजाई होगी, है ना, त्रिभुज की। तो ये दोनों हमें मिल जाएंगे। तो देखो ये जो त्रिभुज है ADE और BDE, ये दोनों एक ही आधार पर स्थित है, AB आधार पर, है ना। ये देखो ये पूरा जो है वो इसका आधार है। इस त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी, इस पॉइंट से खींची हुई, आधार पर खींची हुई लंबवत रेखा, वही तो ऊंचाई होती है ना। तो ये जो EN है ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ADE की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, EN। और दूसरी चीज BDE की भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, EN ही हो जाएगी, है ना। ये देखो त्रिभुज से भले ही बाहर है लेकिन ऊंचाई यही होगी, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि इस तरह का त्रिभुज हो, ऑब्स्ट्यूस ट्राइंगल हो, तो तब क्या होता है, देखो ये अगर आधार है तो इसकी ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, यही होगी ना, ऊंचाई तो यही होगी। टॉप से शीर्ष से अगर ऊंचाई देखे तो ये होगी। तो ये ओवरऑल है तो ट्राइंगल के बाहर, तो ट्राइंगल के बाहर भी ऊंचाई हो सकती है। तो इन दोनों त्रिभुज के अंदर ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी EN। तो यहाँ पे लिखो, देखो एक बार तो हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ADE व ट्राइंगल BDE का शीर्ष D उभयनिष्ठ है तथा आधार AD व DB एक ही रेखा AB पर स्थित है। अतः दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई क्या हो जाएगी, EN हो जाएगी, होगी। अब देखो यहाँ पे देखो ये D तो यहाँ पर कॉमन है इन दोनों में। ये देखो AB भुजा पर AB इसका आधार है और D जो बिंदु है वो कॉमन उभयनिष्ठ बिंदु है। और AD और DB एक ही रेखा किस पर, AB पर स्थित है। तो दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, EN हो जाएगी, लंबवत जो रेखा है वो। अब देखो यहाँ से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो क्या आएगा क्षेत्रफल, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है AD और ऊंचाई कितनी हो जाएगी EN। अब यहाँ पे भी 1/2 आधार कितना है इसमें BD या DB इंटू EN आ जाएगा। तो यहाँ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, AD/DB मिल गया, ठीक है। इसी तरह देखो इसी प्रकार
सेम ऐसे ही हम किस किस एंगल में देखेंगे, ये देखो ये जो एंगल है ए डी ई, ये वाला एंगल तो कॉमन है, इस भुजा AC के लिए हम देखेंगे तो। और दूसरा एंगल जो है वो DEE, ये देखो DCE या CDE, ये दोनों एंगल, तो इसमें भी देखो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, DM हो जाएगी, है ना, ये वाली। और बाकी इसका जो कॉमन आधार है वो कौन सा है, AC, है ना, ये एक ही आधार पर स्थित है दोनों त्रिभुज, और E बिंदु इसका कॉमन बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, आधार कौन सा है इसका AE, ठीक है, AE इंटू ऊंचाई कौन सी DM, है ना। और इसमें देखिए 1/2 आधार कौन सा है EC इंटू DM, तो DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो यहाँ पे हमें मिल गया AE अपॉन EC। देखो हमें प्रूव क्या करना है, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, तो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC ये हमें मिल गया, इसको समीकरण 1 दे दो। और ये दोनों हमें मिल गए हैं, अब इन दोनों को इक्वल कैसे लेके आए हम, तो एक चीज़ आप देखो, यहाँ पर हमने एक और कंस्ट्रक्शन किया था, ये देखो यहाँ पे D को C से मिलाया और B को E से मिलाया, तो ये जो DE रेखा है ये BC के समांतर है, और ये जो त्रिभुज बना BDE और CDE, ये दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है। देखो आप कौन सा है, DE, समान आधार पर बने हुए ये दोनों त्रिभुज। तो आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर दो समांतर रेखा है और उन दोनों समांतर रेखा के बीच अगर समान आधार वाले त्रिभुज बनाए हम, तो उन सब त्रिभुज का जो एरिया होता है वो कैसा होता है, समान होता है ना, एरिया हमेशा बराबर आता है। तो यहाँ पर भी BDE का एरिया मतलब क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल सेम होगा। तो यहाँ पे वही बात लिख लो आप कि देखो, परंतु त्रिभुज BDE व त्रिभुज CDE एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं कौन कौन सी समांतर रेखा, BC व DE, ये दोनों रेखाएं हैं के बीच बने दो त्रिभुज है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके, त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के। अब देखो समीकरण 2 से, या फिर यहाँ यही से डायरेक्ट लिख लो, समीकरण 2 तो हमने बनाया ही नहीं, ये एक समीकरण है, और ये यहाँ से देखो कि जब BDE CDE के बराबर है तो क्या हम इसके अंदर CDE के क्षेत्रफल की जगह BED का क्षेत्रफल लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, अतः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये देखो यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, इसके बराबर क्या है, AE अपॉन EC, तो यहाँ पे हम लिख देंगे AE अपॉन EC, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। तो अब समीकरण 1 व 2 से ये यहाँ पे देखो, समीकरण 1 के अंदर हमने क्या लिखा है, ADE का क्षेत्रफल बटा BDE का क्षेत्रफल बराबर है इसके, और यहाँ पे भी ADE का क्षेत्रफल BDE के क्षेत्रफल के इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे, AD बराबर बटा DB बराबर AE अपॉन EC। तो यही तो हमें प्रूव करना था, और ये प्रूव हो चुका है। इस तरह से इसको थ्योरम को प्रूव करेंगे। देखिए एक बार और समझाता हूँ अपन ने क्या किया आखिर। तो हमें देखो प्रूव क्या करना था कि एक त्रिभुज है, सीधा सीधा दे रखा है कि एक त्रिभुज ABC के अंदर अगर BC के समांतर किसी एक भुजा के समांतर अपने एक रेखा खींच दी जाए, जो कि DE खींची हमने, और ये रेखा AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि AB और EC का जो अनुपात है वो समान होना चाहिए, है ना, ये समान अनुपात में बढ़ जाती है, यही हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले AD जिसके अंदर आ रही उस ट्राइंगल को लिया और BD जिसके अंदर आ रही उस ट्राइंगल को लिया। हमें पहले AD और DB पे ध्यान देना है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को लेके हमने क्या किया, इसका एरिया कैलकुलेट किया,
क्यों किया? क्योंकि एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एडी और डीबी हमें मिल जाएगी, तो एरिया निकालने पे हमें ये एरिया मिला। फिर हमने क्या किया, इसी तरह सेम टू सेम सी डी ई और ए डी ई इन दोनों त्रिभुज के लिए किया, क्योंकि हमें ए ई और ई सी भी तो लेके आना है, तो इन दोनों त्रिभुज के लिए ये सेम चीज़ की। फिर यहाँ से देखो ये दोनों इस तरह से हमने कैलकुलेट कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें दिख रही है कि दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर एक ही आधार पर त्रिभुज बने हुए हैं तो उन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है? समान होता है। तो यहाँ से हमने ये बात लिख दी। अब ये हमें दिख रहा है कि सी डी ई का क्षेत्रफल जो है वो बी डी ई के बराबर है, तो यहाँ से हमने सी डी ई की जगह पे बी डी ई लिख दिया और ये इसके बराबर आ गया। तो अब समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है सीधा कि ये दोनों तो आपस में कैसे हैं? बराबर है, और यही तो हमें प्रूव करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक और थ्योरम की, प्रमेय 6.2। ये जो थ्योरम है वो फर्स्ट थ्योरम की क्या है? कन्वर्स है, जस्ट उल्टी है, विलोम है उसका। तो देखो इसमें क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। उसमें क्या था कि एक त्रिभुज के अंदर किसी रेखा के समांतर रेखा खींच दी जाए, है ना, एक भुजा के समांतर रेखा खींच दे तो वो रेखा जो होती है वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, ऐसा था। और यहाँ पे हमें पहले ही पता है कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो हमें तीसरी भुजा को उस भुजा के समांतर प्रूव करना है। तो ये जस्ट उसका उल्टा हो गया। तो यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल बनाया मैंने ए बी सी, है ना, इस ट्राइंगल को नाम दे दो ए बी सी। और ये जो एक रेखा है डी ई, इसे हमने खींच दिया है। हमें ये नहीं पता है कि ये बी सी के समांतर ही है, लेकिन हमें ये पता है कि ये रेखा जो है डी ई ये ए बी को और ए सी को समान अनुपात में विभक्त कर रही है। तो देखिए यहाँ पे हमें पता क्या है, पहले तो ये लिख लेते हैं कि दिया है त्रिभुज ए बी सी। ये देखो त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समांतर रेखा डी ई भुजा ए बी व ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि ए डी बाई डी बी बराबर है किसके? ए ई बाई ई सी के, ए ई बाई ई सी के। ये हमें दे रखा है, ये हमें गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये जो डी ई है ये बी सी के समांतर है। तो डी ई समांतर है किसके? बी सी के। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे हमें एक रचना करनी पड़ेगी, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि देखो यहाँ से मैं ए सी रेखा पर एक क्या खींच रहा हूँ? एक लाइन बना रहा हूँ, एक रेखा और एक अन्य रेखा खींच रहा हूँ, और ये किस बिंदु पर काटती है? तो ये मान लो कि ये एफ बिंदु पर काटती है। अब ऐसा मैंने क्यों किया अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले लिखो यहाँ पर कि डी से जाने वाली एक अन्य रेखा डी एफ बनाई, है ना, खींची। अब देखिए यहाँ पर प्रूफ, अब देखिए कैसे करेंगे इसको प्रूफ। तो हम क्या करेंगे, ये देखो डी एफ जो रेखा हमने बनाई, ये जो रेखा है ये बी सी के समांतर तो नहीं दिख रही है ना, और समांतर है भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको जानबूझ के ऐसा मन से मान लेंगे कि ये डी एफ जो है वो बी सी के समांतर है और डी ई जो है वो बी सी के समांतर नहीं है। तो यहाँ पे लिख लो रेखा डी एफ बी सी के समांतर है तथा डी ई भुजा बी सी के समांतर नहीं है। ऐसा हमने मन से मान लिया। फिर देखते हैं क्या होता है ना। अब देखो हमने क्या मान लिया कि डी एफ जो है वो समांतर है किसके? बी सी के। डी एफ को हमने बी सी के समांतर मान लिया। तब थेल्स प्रमेय से अगर ये इसके समांतर है तो हम इस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं कि ये इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करेगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बाई डी बी बराबर ए एफ बाई एफ सी, ऐसा लिख लेंगे।
समान अनुपात में विभक्त करेगी अगर ये रेखाएं समांतर है। कौन कौन सी? डी एफ और बी सी। तो ये एक इक्वेशन हो गई, इसको मान लो 2। और ये जो दिया हुआ क्या है, देखो ये जो इक्वेशन है जो हमें गिवन है इसको आप 1 मान लो। तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ए डी बाई डी बी बराबर है एफ बाई एफ सी के। और यहाँ से भी देखो ए डी बाई डी बी बराबर है किसके? ए ई बाई ई सी के। तो यहाँ से ए ई बाई ई सी बराबर हो जाएगा किसके? एफ बाई एफ सी के। लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या क्या बराबर आ जाएगा कि ए ई बाई ई सी बराबर आ जाएगा ए एफ बाई एफ सी के। अब यहाँ से आपको इसे प्रूव करने के लिए दोनों पक्षों में 1 को जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर तो देखो ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी प्लस 1 बराबर ए एफ बाई एफ सी प्लस 1, ये हो जाएगा। यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे तो ई सी और यहाँ पे ए ई प्लस ई सी बराबर यहाँ पे आ जाएगा एफ सी और ए एफ प्लस एफ सी। तो यहाँ से देखो ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा? ए ई प्लस ई सी, ये पूरा क्या बन रहा है? ए सी बन रहा है। तो ए सी अपॉन ई सी बराबर ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, ये भी ए सी बन रहा है। तो ए सी अपॉन एफ सी, तो यहाँ से देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा? ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन ई सी बराबर आ जाएगा 1 अपॉन एफ सी। तो यहाँ से हमें फाइनली क्या मिल जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो एफ सी बराबर आ जाएगा किसके? ई सी के। तो ये हमें क्या मिला? ये देखो एफ सी जो है वो ई सी के बराबर आ गया। मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही है ना? एफ और ई जो है वो समपाती है, कोइंसाइड करेंगे तभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं, बाकी तो नहीं हो सकते। तो हमने जो माना, हमने क्या माना कि डी एफ जो है वो बी सी के समांतर है और इस ये डी ई जो है वो बी सी के समांतर नहीं है। तो ये एक ही पॉइंट, तो ये ओवरऑल डी एफ डी जो है वो बी सी के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यह तभी संभव है जब ये दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए? एफ एवं ई जो है वो समपाती हो। जब एफ व ई समपाती हो, दोनों कोइंसाइड करें, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? अतः डी ई समांतर हो जाएगी बी सी के। और यही तो हमें प्रूव करना है ना? मतलब यहाँ से ये दोनों पॉइंट एफ और ई जो है वो समपाती है। मतलब क्या है? इसका मतलब ही ये है कि डी एफ और डी ई, ये डी एफ और डी ई जो रेखा है दोनों समपाती है। मतलब ये डी एफ अलग से कोई रेखा है ही नहीं, ये जो रेखा है वो इसी के ऊपर है। अगर ये दोनों पॉइंट सेम है मतलब ये इसी के ऊपर है ना? तो ये हमने प्रूव कर दिया कि डी ई जो है वो बी सी के समांतर होगी। तो इस तरह से इस थ्योरम को करना है आपको। अब बात करते हैं प्रश्नावली 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्या दे रखा है कि आकृति 6.17 1 और 2 में डी ई जो है वो बी सी के समांतर दे रखा है और ई सी और ए डी ज्ञात कीजिए। तो ये देखो पहली जो आकृति है इसमें हमें दे रखा है डी ई जो है वो समांतर है किसके? बी सी के। और आपको पता है कि ट्राइंगल में अगर किसी भुजा के समांतर रेखा खींचे तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए डी बाई डी बी बराबर होगा किसके? ए ई बाई ई सी के, है ना? और हमें ज्ञात क्या करना है? ई सी को ज्ञात करना है, यही तो ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो ए डी हमें कितनी दे रखी है? 1.5 और डी बी जो है वो कितनी दे रखी है? 3। और यहाँ से ये ए ई 1 और ई सी हमें ज्ञात करनी है ना, तो ई सी अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ई सी बराबर आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3/1.5 ऐसा आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 0 लग जाएगा और ये 2 टाइम कट जाएगा। तो इसी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 2 मिल गई। इसी तरह इसको भी करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो और ये सेम तरीके से हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें दे रखा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ है। तो बना दो यहाँ पे कोई पी क्यू आर और पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई एफ पर स्थित है। तो ये पी क्यू और पी आर पर बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है, ये हमें बताना है। तो ये समांतर कब होगी? जब ये इसको समान अनुपात में विभक्त करेगा। तो
यहाँ पे लिख लो कि ई एफ समांतर होगी क्यू आर के। कब होगी? जब पी ई अनुपात ई क्यू बराबर होगा किसके? पी एफ अनुपात एफ आर के। और यहाँ पे हमें देखो वैल्यूज दे रखी है। तो फर्स्ट में दे रखा है पी ई की वैल्यू है 3.9 और ई क्यू की वैल्यू है 3। और यहाँ पे हमें पी एफ की वैल्यू दे रखी है कितनी? 3.6। और यहाँ पे एफ आर की वैल्यू दे रखी है 2.4। तो क्या ये कैंसिल होने के बाद में सेम आएंगे क्या? यहाँ से ये दोनों कट गए। तो यहाँ से देखो 39, ये 3 के पाड़े से कटेगा 1 और ये 3 और ये कितना हो जाएगा? 10। और ये कितना आएगा? तो यहाँ से देखो 13/10 बराबर 4 3 12 और 4 एकम 4 4 2 8। तो ये देखो ये तो इक्वल है ही नहीं, तो ये दोनों समांतर नहीं होगी। ठीक है, पहले के लिए ये दोनों समांतर नहीं हो सकती। अब उसकी इसी तरह दूसरे के लिए करेंगे, तीसरे के लिए भी करेंगे, तो ये हो जाएगा आपसे आराम से, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें देखो दे क्या रखा है, हमें दिया है एल एम समांतर है सी बी के। अब देखो एल एम कहाँ है? एल एम ये रही एल एम और सी बी ये रही सी बी। तो ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसके अंदर हमें दे रखा है कि ये जो एल एम है ये बी सी के समांतर है और एल एन समांतर है सी डी के। तो एल एन सी डी के समांतर है इस वाले ट्राइंगल में। और हमें सिद्ध क्या करना है कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एम बाई ए डी, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे? हमें दिया है ये, तो ये दे रखा है एंड और क्या दे रखा है? एल एन समांतर है सी डी के, ये हमें दे रखा है। अब यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। देखो त्रिभुज ए बी सी में क्या है? एल एम समांतर है बी सी के। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि ये समान अनुपात में विभक्त करेगा। तो ए एल अपॉन एल सी बराबर हो जाएगा ए एम बाई एम बी के। इसी तरह त्रिभुज ए डी सी में क्या हो जाएगा? इसको समीकरण 1 दे दो। ए एल बाई एल सी बराबर हो जाएगा किसके? ए एन बाई एन डी के, ए एन बाई एन डी के। इसको समीकरण 2 दे दो। तो यहाँ से देखो समीकरण 1 व 2 से आपको क्या दिख रहा है कि ए एल बाई एल सी जो है वो इसके बराबर है और यहाँ पे भी ए एल बाई एल सी इसके बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो ए एम बाई एम बी बराबर हो जाएगा ए एन बाई एन डी के, है ना। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उलट भी तो सकते हैं ना। इसको लिख सकते हैं एम बी बाई ए एम बराबर लिख सकते हैं एन डी बाई ए एन, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें करना है कि ए एम बाई ए बी, तो ए बी लेके आना है हमको कैसे भी। तो क्या कर सकते हैं? अगर हम दोनों पक्षों में एक जोड़ दें, तो देखो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तो एम बी बाई ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बाई ए एन प्लस 1। तो यहाँ से देखो नीचे क्या आ जाएगा? ए एम और ऊपर एम बी प्लस ए एम बराबर आ जाएगा ए एन, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा और एन डी प्लस ए एन। अब देखो यहाँ से कि एम बी प्लस ए एम क्या है? एम बी प्लस ए एम, ये पूरा मिल के क्या बन रहा है? ए बी। तो ए बी बाई ए एम। और यहाँ से देखो एन डी प्लस ए एन, तो एन डी प्लस ए एन, ये और ये मिलके क्या बनेगा? ए डी बाई ए एन। अब देखो यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है? ए एम बाई ए बी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ए बी बाई ए एम, तो इसको उलट दो यहाँ से। ए एम बाई ए बी बराबर ए एन बाई ए डी, ये मिल गया हमें। तो यही हमें प्रूव करना है ना। तो हैंस प्रूव, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें देखो आकृति में डी ई समांतर दे रखा है ए सी के। तो डी ई समांतर दे रखा है ए सी के, ये समांतर दे रखा है इसके। तो ये पूरा ट्रायंगल हो जाएगा कौन सा? बी ए सी, ये हो जाएगा। और फिर दे रखा है डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है ए ई के। तो इसमें हो जाएगा बी ए ई, ये ट्रायंगल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से लिख लो, जो हमें दिया है उसी को यूज़ करके चल रहा है हमको। तो ट्रायंगल बी ए सी में
हमें दे क्या रखा है, डी ई समांतर दे रखा है ए सी के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी डी बाई डी ए बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पे देखो डी ई दे रखा है ना हमें, तो बी ई बाई ई सी के बराबर हो जाएगा। तो बी ई बाई ई सी के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब देखो ट्राइंगल, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, तो कौन सा, ये बी ए ई है ना, बी ए ई में हमें क्या दे रखा है, डी एफ समांतर दे रखा है, डी एफ समांतर दे रखा है ए ई के। तो बी डी बाई डी ए बराबर हो जाएगा किसके, डी बी एफ और एफ ई। तो बी एफ अपॉन एफ ई ये हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है। तो देखो समीकरण 1 व 2 से देखो बी डी बाई डी ए और बी डी बाई डी ए ये दोनों यहाँ पे कॉमन दिख रहे हैं आपको, ये दोनों है ना, ये कॉमन है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। तो बी ई बराबर हो जाएगा, बी ई बाई ई सी बराबर हो जाएगा बी एफ बाई एफ सी के, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, बी एफ बाई एफ ई ये प्रूव करना है। देखो तो ये प्रूव हो चुका है, ये देखो यहाँ पे देखो बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी बराबर है किसके, बी एफ बाई एफ सी के। तो देखो बी ई बाई ई सी बराबर है बी एफ बाई एफ सी के। तो यही हमें प्रूव करना है ना, हेंस प्रूव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें देखो दे क्या रखा है हमें, डी ई जो है वो ओ क्यू के समांतर दे रखा है। तो डी ई कहाँ पर है, डी ई ये रहा, डी ई ओ क्यू के समांतर दे रखा है। तो ट्राइंगल कौन सा ले लिया यहाँ पर, पी ओ क्यू में दिया क्या है, डी ई समांतर दे रखा है ओ क्यू के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि पी ई बाई ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी बाई डी ओ के, है ना। इसको समीकरण 1 दे दो। अब देखो ट्राइंगल ये दे रखा है हमें, डी एफ समांतर दे रखा है ओ आर के। तो डी एफ समांतर दे रखा है ओ आर के, तो ये ट्राइंगल हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, पी ओ आर। तो पी ओ आर में हमें दे रखा है डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि पी एफ अपॉन एफ आर बराबर हो जाएगा पी डी बाई डी ओ के। तो देखो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल गया, समीकरण 1 व 2 से यहाँ से देखो पी डी बाई डी ओ और पी डी बाई डी ओ यहाँ पर कॉमन है दोनों इक्वेशन में। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, पी ई बाई ई क्यू बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ बाई एफ आर के। तो देखो ये पी ई और ई क्यू कहाँ पर है, पी ई ये रहा पी ई बाई ई क्यू, ये रहा ई क्यू, है ना। तो ये जो भुजा है ये इसको, और पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर ये वाली भुजा। तो ये दोनों भुजाएं यहाँ पर देखो समान अनुपात में बट रही है। मतलब ये दोनों भुजाएं कौन से ट्राइंगल में है, पी क्यू आर इस पूरे ट्राइंगल में है ना। तो इस ट्राइंगल की ये जो भुजा है ई एफ और क्यू आर दोनों समांतर हो जाएगी। तो ई एफ समांतर हो जाएगी किसके, क्यू आर के। ये हम कहाँ से कह सकते हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर भुजाएं जो है वो समान अनुपात में विभक्त हो रही है, तो जो एक भुजा है उसके समांतर जो एक अन्य रेखा खींची गई है अगर त्रिभुज के अंदर, तो वो रेखा उस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हो जाएगी। तो यही हमें प्रूव करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें देखो ओ पी ओ आर और ओ क्यू पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी जो है वो समांतर दे रखा है किसके, पी क्यू के, और ए सी समांतर दे रखा है पी आर के। तो ए बी कहाँ है, ये ए बी, और ये दे रखा है पी क्यू के समांतर। तो ये ट्राइंगल कौन सा है, पी ओ क्यू, है ना। तो ट्राइंगल पी ओ क्यू में यहाँ पे हमें दे रखा है कि ए बी समांतर है पी क्यू के। तब हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए, यहाँ से लिखो ओ ए बाई ए पी बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी बाई बी क्यू के। समीकरण नंबर 1। दूसरा हमें क्या दे रखा है, ए सी जो है वो पी आर के समांतर है। तो ए सी ये वाली ए सी
ये पी आर के समांतर है। तो ये ट्राइंगल कौन सा है, देखो ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है पी ओ आर। तो ट्राइंगल पी ओ आर में दे क्या रखा है, ए सी समांतर है पी आर के। तो ओ ए क्या लिखेंगे, ओ ए बटा ए पी बराबर हो जाएगा किसके, ओ सी बाई सी आर के, ओ सी बाई सी आर इसके। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। और अब हमें प्रूव क्या करना है, बी सी समांतर है ओ आर के। तो देखो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, समीकरण 1 व 2 से ओ ए बाई ए पी बराबर है ओ बी बाई बी क्यू के, और इसमें भी ओ ए बाई ए पी बराबर है ओ सी बाई सी आर के। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि ओ बी बराबर हो जाएगा, ओ बी बाई बी क्यू बराबर हो जाएगा ओ सी बाई सी आर के। तो देखो ओ बी किस में आ रहा है, ये वाला ओ बी, और बाई बी क्यू ये भुजा, और एक भुजा ये मिल रही है हमें। तो ये दोनों भुजा जो है वो समान अनुपात में विभक्त हो रही है। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये जो बी सी है वो समांतर हो जाएगी किसके, क्यू आर के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी सी समांतर हो जाएगी क्यू आर के। हैंस प्रूव, इस तरह से आपको प्रूव करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी। तो इसमें बोला है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो एक त्रिभुज की एक भुजा ए बी ले लो, इसके मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई। तो दूसरी भुजा बी सी, इसके समांतर खींची गई रेखा, इसके समांतर एक रेखा खींचो, और वो रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब ये भी जहाँ पर काट रही है ना, वो उसका मध्य बिंदु ही होगा, मतलब समान दो भागों में बांट रही है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, यहाँ पे लिख दो कि हमें सिद्ध क्या करना है कि इसको मैं मान लेता हूँ, जैसे इसको ई और एफ नाम दे देता हूँ। तो एफ ए सी को समद्विभाजित करता है, ये हमें प्रूव करना है। एफ ए सी को बाइसेक्ट करता है, ऐसे लिख दो, है ना, समद्विभाजित करता है ये हमें प्रूव करना है। या फिर हम कह सकते हैं कि ए एफ जो है वो एफ सी के बराबर है। अगर समद्विभाजित करता है मतलब ए एफ जो है वो एफ सी के बराबर होगा। तो या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए एफ बराबर प्रूव करना है हमें एफ सी के, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो कि हमें दिया हुआ क्या है, ये ई एफ जो है वो ए बी के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली भुजा है। तो मतलब हमें दिया क्या है कि ए ई बराबर है किसके, ई बी के, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए ई बाई, इसको हम इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ई बी बराबर 1, ऐसा लिख सकते हैं हम। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। एक और चीज़ हमें क्या दे रखी है कि ये ई एफ जो है वो बी सी के समांतर है। तो ई एफ समांतर है किसके, बी सी के। ये देखो दिया है ना, समांतर खींची गई रेखा, और हमें प्रूव क्या करना है कि ये समद्विभाजित करती है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से देखो अगर ये इसके समांतर है तो ए ई बाई ई बी, थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए ई बाई ई बी बराबर हो जाएगा ए एफ बाई एफ सी के, यही होगा। अब देखो समीकरण 1 से हमें क्या पता है कि ए ई बाई ई बी ये कितना है, 1। तो यहाँ से 1 बराबर ए एफ बाई एफ सी ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ सी बराबर ए एफ, और देखो एफ सी बराबर ए एफ, यही तो हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि इसलिए एफ जो है वो ए सी को समद्विभाजित करता है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए सी का एफ जो है वो मध्य बिंदु है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें दिया है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, और ये एक ई एफ रेखा है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली। तो किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु ई और एफ, इसको मिलाने वाली जो रेखा है कौन सी है, ई एफ। और ये ई एफ को हमें प्रूव करना है कि ये बी सी के समांतर है, ऐसा प्रूव करना है, और 6.2 का यूज़ करना है। यहाँ पे हमने देखो 6.1 का यूज़ किया, ये देखो यहाँ पे हमने वो बीपीटी है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ पर यूज़ किया, और यहाँ पे हमें दूसरी थ्योरम का यूज़ करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको,
इसमें देखो कि आपको गिवन क्या है, तो देखो दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, तो ये जो है वो मध्य बिंदु है ना। तो हमें क्या दे रखा है कि ए ई बराबर दे रखा है किसके, ई बी के, ये हमें दे रखा है। और एक हमें दे रखा है कि ये एफ बी इसका मध्य बिंदु है, तो ए एफ बराबर है एफ सी के, है ना। तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं कि ए ई बाई ई बी बराबर 1, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ से हम लिख सकते हैं ए एफ बाई एफ सी बराबर 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इसको समीकरण 1 दे दो और इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से देखो ये दोनों ही 1 के इक्वल है, तो यहाँ से हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो ए ई बाई ई बी बराबर हो जाएगा ए एफ बाई एफ सी के। तो यहाँ से देखो ए ई ये रहा और ई बी ये रहा और ए एफ ये रहा और एफ सी, तो ये दो भुजाएं जो है वो समान अनुपात में विभक्त हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ई एफ जो है वो बी सी के समांतर है, हेंस प्रूव। इसी तरह आपको प्रूव करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दे रखा है कि ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी इसी के समांतर है और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बाई बी ओ बराबर होगा सी ओ बाई डी ओ के। तो यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बना देंगे सबसे पहले। तो ये मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज। अब देखो ये इसके विकर्ण जो है वो परस्पर ओ बिंदु पर, ये इसके विकर्ण है, ये परस्पर कौन से ओ बिंदु पर कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ क्या है हमें कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी, ए सी और बी डी ये दो इसके क्या है, विकर्ण है, और ये ओ बिंदु पर काट रहे हैं। इतना ही हमें दिया हुआ है, ठीक है। और ये देखो जिसके अंदर ए बी जो है वो डी सी के समांतर है, ये ऐसा दे रखा है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इस रेखा से ओ पर हम एक रेखा खींचेंगे, है ना। ओ से जाती हुई हमने ओ ई, इसको ई नाम दे दो, और ओ ई हमने एक रेखा बनाई। ये जो ई ओ है, ठीक है, ओ ई या ई ओ जो भी, तो ये इस सी डी रेखा के समांतर है, ठीक है। इस सी डी रेखा के समांतर एक रेखा बना दी हमने। तो अब देखो कि ए बी हमें दे रखा है डी सी के समांतर, तो ये ई ओ जो है वो इसके समांतर हो जाएगा, किसके, डी सी के। तो यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि डी सी समांतर हो जाएगी किसके, ओ ई के। अब देखो इसमें डी सी और ओ ई, ये जो ई ओ ये जो है ये कौन से ट्राइंगल के अंदर है, ए डी सी के अंदर। ये देखो ए डी सी इसके अंदर है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ट्राइंगल ए डी सी में, ये देखो यहाँ से आपको लिखना है कि सिद्ध करना है, यूँ करके आपको ये लिखना है। फिर हमने जो रचना की ऐसा लिखना है यहाँ पर कि ओ से जाती हुई हमने एक ई ओ रेखा बनाई जो कि ई बिंदु पर कट कर रही है ना, ऐसा आपको लिखना है। और जो समांतर है सी डी के, ऐसा लिख लेना है। और बाकी जो दिया है वो हमको लिखना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्रूव कर रहा हूँ। तो त्रिभुज ए डी सी में देखो कि डी सी समांतर दे रखा है हमें ओ ई के, तो यहाँ पे लिख लो कि डी सी समांतर है ओ ई के। तो तब हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स थ्योरम के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं कि ए ई, यहाँ से देखो ए ई अब बाई ई डी बराबर हो जाएगा किसके, ए ओ बाई सी ओ के, है ना। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया मैंने। अब देखो ये जो ट्राइंगल है कौन सा, ए डी बी, ए डी बी, तो ये जो रेखा है ई ओ, अगर वो डी सी के समांतर है तो ए बी के भी समांतर है, ये तो हमें दे रखा है ऑलरेडी। देखो ए बी हमें डी सी के समांतर दे रखी है। तो आपको पता है कि एक ही रेखा के समांतर रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, आपस में परस्पर समांतर होती है। तो अगर ये ओ सी जो है, सॉरी ओ ई है, ये सी डी के समांतर है, तो ये ए बी के भी समांतर होगी। तो ट्राइंगल डी ए बी में, ट्राइंगल डी ए बी में, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इसके अंदर देखो कि ओ ई समांतर है किसके, ए बी के, ओ ई समांतर है ए बी के। तब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख पाएंगे कि डी ई, या फिर ऐसा लिख लो कि ए ई बाई ई डी बराबर होगा किसके, तो ये हो जाएगा बी ओ बाई ओ डी के, बी ओ बाई ओ डी के। इसको समीकरण 2 दे दो। अब देखो आप यहाँ से समीकरण 1 व 2 से आपको क्या दिख रहा है कि ये जो ए ई बाई ई डी जो है
वो बराबर है AO बाई CO के, और यहाँ पर भी AE बाई ED जो है वो BO बाई OD के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे कि AO बाई CO बराबर हो जाएगा किसके, BO बाई OD के, है ना। और हमें प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है AO बाई BO। तो देखो AO के नीचे तो क्या है, CO है, तो हमें BO को लेके आना पड़ेगा। तो क्या हम BO को इस तरफ नहीं ला सकते, बिल्कुल ला पाएंगे। देखो इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे BO, और CO को हम इस तरफ लेके चले जाएंगे। इसको बस एडजस्ट करना है थोड़ा, है ना। तो ये हमने एडजस्ट कर दिया और ये हमारा प्रूव हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें देखो ये लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो बीच में आ चुका है, और कहीं ना कहीं ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको करना ही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको नेगलेक्ट करते हैं हम, या हटा देते हैं यहाँ से, और फिर हम प्रूव करते हैं। तो देखो एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बाई BO बराबर CO बाई DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो देखो ये इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। हमको इसमें एक समलंब चतुर्भुज दे रखा था और हमें ये प्रूव करना था। यहाँ पर हमें ये कंडीशन दे रखी है और हमें प्रूव करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो ये जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है इसका, है ना। तो इसमें देखो ऐसे एक बना दो। हमें नहीं पता कि ये समलंब चतुर्भुज है, हमने तो सिर्फ ऐसा बना दिया। और ये समलंब चतुर्भुज के जैसा क्यों बनाया, क्योंकि हमें समलंब चतुर्भुज प्रूव करना है, इसलिए हमने ऐसा बनाया, है ना। हमें तो इसको प्रूव करना है। तो देखो हम इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पर मैंने एक उसी तरह यहाँ पे निर्माण कर दिया OE का, है ना। इस तरफ भी कर सकते हो, इस तरफ, किसी भी तरफ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। एक काम करो, इसी तरफ करो, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इसको इसी तरफ बना दो, ये E, और यहाँ से इसके समांतर मैंने बना दिया। तो अब देखो यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है कि AO बाई BO बराबर है CO बाई DO के। तो उसका जस्ट अपोजिट कर दो आप। तो बस यहाँ पे देखो हमें क्या मिला था, AO बाई CO मिला था। तो यहाँ पे AO बाई CO, इस CO को इस तरफ लेके आ जाओ, और इस BO को इस तरफ लेके आ जाओ, है ना। DO इस तरह से लिख लो। अब देखो AO बाई CO, तो AO कहाँ पर, AO बाई CO ये रहा, और फिर लिखा है BO बाई DO, तो BO ये इस ट्राइंगल के अंदर है। तो यहाँ से देखो क्या मिल सकता है, हमें ट्राइंगल के अंदर ही देखना पड़ेगा। तो ट्राइंगल ADC में, इस ट्राइंगल में देखो हमें ये समांतर हमने खींची रही ये रेखा OC जो है, OE जो है वो हमने समांतर खींची। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि AE बाई ED बराबर है AO बाई OC के, ये हमने लिख लिया। फिर ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, ADB, ये ट्राइंगल है ना ADB, ये एक ट्राइंगल और है। तो इसमें भी हम ऐसे यहाँ पर निकाल के देख सकते हैं। फिर ये देखो AO बाई CO जो है वो BO बाई DO के बराबर दे रखा है, इसको भी एक इक्वेशन मान लो, और यहाँ से हम इसमें रिलेशन निकाल के इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं, आपकी भी प्रैक्टिस होगी। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको करके बता देता, लेकिन वीडियो जो है वो ज़्यादा ही लंबा हो चुका है, इसलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।